क्लास 12th का प्रोज द हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये चैप्टर है प्रोज में, और इसके ऑथर हैं A.L. बाशम। A.L. बाशम एक ब्रिटिशर थे ब्रिटिशर यानी इंग्लैंड के रहने वाले हिस्टोरियन थे, इतिहासकार, और काफ़ी लर्नड आदमी थे, विद्वान थे। ये भारत आए थे स्वतंत्रता के बाद 1985 में, और इन्होंने भारत को देखा बहुत नज़दीक से, बहुत पास से। कई जगह इन्होंने घूमा और इन्हें भारत से बड़ा प्रेम भी हुआ, और ये काफ़ी बीमार होकर भारत में ही, कोलकाता में ये मरे भी। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन जो सबसे पॉपुलर और वंडरफुल इनकी बुक है वो है द वंडर दैट वाज इंडिया, यानी वो आश्चर्य जो कि भारत था। ये इनकी मोस्ट पॉपुलर बुक है, और ये बुक भारतीय संस्कृति की बात करती है, भारतीय संस्कृति। और इसी बुक का ये पार्ट है, द वंडर दैट वाज इंडिया इनकी बुक है, उसी बुक का ये पार्ट है, तुम्हारा चैप्टर छोटा सा, उसी का हिस्सा लिया गया है। इन्होंने इसमें ये लिखा है, ये दिखाया है कि भारतीय संस्कृति क्या थी। भारतीय संस्कृति यानी मूलतः हिंदू संस्कृति, क्योंकि हिंदू ही सभी थे यहाँ। भारत ही क्या, अफगानिस्तान, पर्सिया तक ये सब हिंदू ही थे पूरे ने प्राचीन काल में। पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब नहीं था, सब हिंदू संस्कृति ही फैली हुई थी उधर तक। तो उसकी बात करते हैं कि कैसे आक्रमण हुए। आक्रमण के साथ देखो ढेर सारी कमियां आती गईं, मतलब लुटेरे जब आए तो वो लूटना और महिलाओं के साथ अत्याचार यानी बलात्कार करना, धर्म परिवर्तन कराना, ये सब चलता रहा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आए जिनका उद्देश्य लूट मार नहीं था, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आए लोग, पढ़ने के लिए भी आए। तो तमाम संस्कृतियों को भारतीय जो हिंदू संस्कृति थी इसने अपने आप में समाहित किया, अच्छाइयों को अपनाया, और भारतीय संस्कृति अब भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये इस बात को दिखाते हैं कि कमियों को कैसे भारतीय संस्कृति दूर कर लेती है, जो कमियां समय के साथ आईं हम उसे कैसे दूर करते गए, ये इस चैप्टर में इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। राजा राम मोहन रॉय हैज साउंडेड द थीम विद हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म. Vivekanand repeated it with a more nationalistic timbre when he declared that the highest form of service of the Great Mother was social service. Other great Indians, chief of whom was Mahatma Gandhi, developed the theme of social service as a religious duty, and the development continues under Gandhi's successor. Raja Ram Mohan Rai had sounded the theme with his passionate advocacy of social reform. राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक हुए, बंगाल के ही, पश्चिम बंगाल के ही। पश्चिम बंगाल देखो भारत में हर मामले में, हर आंदोलन में बड़ा आगे रहा है। कला, साहित्य, संगीत से लेकर समाज सुधार के आंदोलनों में भी बड़े बड़े लोग वहाँ से निकले हैं। पश्चिम बंगाल लोगों को दिशा देता रहा। आज अलग बात है कि पश्चिम बंगाल की दशा बहुत ही खराब है, बड़ी दुर्दशा में है। यहाँ न रोजगार रह गया है, भुखमरी बहुत ज़्यादा, गरीबी बहुत ज़्यादा, और ये वामपंथ का प्रभाव है। वामपंथ ने बर्बाद किया। चूँकि मैं वहाँ बचपन मैंने बिताया है, युवावस्था कुछ बीती, तो कायदे से देख पा रहा हूँ। राजा राम मोहन राय उस समय जब हुए अंग्रेजी शासनकाल में, तो इन्होंने ढेर सारे सुधार किए, समाज सुधार, जिसमें एक बहुत बड़ा इनका सुधार था बाल विवाह पर रोक और सती प्रथा पर रोक। बाल विवाह और सती प्रथा, ये दो कुप्रथाएं हमारे समाज में आ गई। ये क्यों आई ये भी जान लो, लिटरेचर पढ़ते हो ये चीज़ों को जानते रहो कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ ना बाल विवाह था ना सती प्रथा थी। प्राचीन काल में वेदों में, पुराणों में कहीं ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें कि कम उम्र में विवाह होता। तब तो स्वयंवर होता था, यानी लड़कियां पर्याप्त बड़ी, पर्याप्त समझदार और शिक्षित होती थी। जब मुगल आक्रमण होने लगे तो ये लड़कियों को उठा ले जाते, बलात्कार करते, उनको बेच देते मंडियों में, और उनसे गंदे काम करवाते या उनका धर्म परिवर्तन करा लेते। तो इससे बचने के लिए जब हमारे हिंदू राजा लड़ते थे उन मुस्लिम आक्रमणकारियों से, तो वो वहाँ मारे जाते थे, वीरगति को प्राप्त होते थे, तो लड़कियाँ जल के जौहर कर लेती थी। धीरे धीरे ये रूढ़ बन गई और सती होने लगी, परंपरा ये बन गई, और गलत तरीके से इसको लागू कर दिया गया समाज में। और इसी तरह कम उम्र में विवाह भी। तो राजा राम मोहन राय बड़े जोर शोर से इस बात का उन्होंने तर्क दिया कि समाज सुधार होना चाहिए। और विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, देखो इनसे बड़ा भाई महापुरुष अगर कलयुग में कहा जाए तो नहीं है कोई, आधुनिक युग में। बहुत पुरानी घटना नहीं है ये, 19th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ बेलूर में। बेलूर में ही वहाँ जहाँ मैं रहा हूँ, बेलूर मठ की स्थापना हुई है। हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ से 1 किलोमीटर ही है। अब भी जब जाता हूँ तो वहाँ जाता ज़रूर हूँ, 1 दिनों के लिए 2-4 घंटे रहता हूँ। दिव्य स्थान है। इसकी शाखाएँ रामकृष्ण मिशन की और बेलूर मठ की पूरे देश में क्या विदेशों में भी है, तुम लोग देख सकते हो। तो ये इसी चीज़ को इन्होंने भी दोहराया विद अ मोर नेशनलिस्ट टिम्बर। इसमें थोड़ी सी राष्ट्रवाद की भावना लाकर विवेकानंद जी ने भी इस बात को दोहराया। और क्या कहा, व्हेन ही डिक्लेयर्ड दैट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ ग्रेट मदर वाज सोशल सर्विस,
कि ये जो महान माँ है हमारी, माँ यानी देश, भारत माता, भारत माता की सबसे बड़ी सेवा समाज सेवा ही है, यानी सामाजिक सेवा। अदर ग्रेट इंडियंस, चीफ ऑफ whom was महात्मा गांधी, डेवलप्ड द थीम ऑफ सोशल सर्विस एज अ रिलीजियस ड्यूटी। दूसरे भारतीय बड़े नेता, चाहे वो महात्मा गांधी ही क्यों ना हो, समाज सेवा को उन्होंने एक धार्मिक कारण से जोड़ा कि मिला जुला के समाज सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा है। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज अंडर द गांधी सक्सेसर। और गांधी के जो बाद के नेता हैं उनको मानने वाले, वो भी इस बात पे ही जोर दे रहे हैं कि समाज सुधार, समाज सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। Mahatma Gandhi was looked on by many, both Indian and European, as the epitome of Hindu tradition, but this is a false judgment, for he was much influenced by Western ideas. महात्मा गांधी जैसे कि ज़्यादातर लोग उनको समझते हैं, चाहे वो भारतीय हों या यूरोपियन, वो हिंदू ट्रेडिशन, भारतीय परंपराओं की उन्हें प्रतिमूर्त समझते हैं, लेकिन ये फॉल्स जजमेंट है, ये गलत फैसला है, क्योंकि ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज़। वो पश्चिमी विचारों से ज़्यादा प्रभावित थे भारतीय के मुकाबले। अब मैं यहाँ ये भी क्लियर करता चलूँ तुम लोगों को कि महात्मा गांधी बाद में ये खादी और स्वदेशी आंदोलन उन्होंने अपनाया। जवानी के दिनों में वो बिल्कुल कोट पैंट पहनते थे और इंग्लिश कपड़े पहनते थे, इंग्लिश बोलते थे, इंग्लिश पार्टीज में जाते थे, इंग्लिश पार्टीज में डांस करते थे, ये सब कुछ उन्होंने किया है और उन्होंने इसको अपनी आत्मकथा में लिखा भी है। तो ए एल बासम कहते हैं कि गांधी जी को ज़्यादातर लोग हिंदू समझते थे, लेकिन हिंदू परंपरा का समझते थे, बड़ा पालन करते हैं, लेकिन ये भ्रम है, ये ज़्यादा पश्चिमी परंपराओं से ज़्यादा प्रभावित थे। Gandhiji believed in the fundamentals of his ancient culture, but his passionate love of the underdog and his antipathy to caste, though not unprecedented in ancient India, were orthodox in the extreme and owed more to European 19th century liberalism than to anything Indian. अब ये देखो, बड़ी गजब, बहुत ही गजब की बात ये कर रहे हैं ये सेंटेंस, इससे तुम लोग समझ पाओगे इतिहास या संस्कृति कैसे कैसे परिवर्तन हो जाता है किसी समाज में। गांधी जी मानते थे फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशंट कल्चर, जो प्राचीन हमारी संस्कृति है उसमें जो मूलभूत सिद्धांत है उसको गांधी जी मानते थे, लेकिन बट हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट, जो निचले तबके के अंडरडॉग, जो दबे कुचले लोग थे, उनसे उन्हें बहुत ज्यादा उन्हें प्रेम था, लगाव था। एंड एंटीपैथी टू कास्ट, और जाति प्रथा से उन्हें बड़ी चिढ़ थी, उन्हें घृणा थी। अब ये जाति प्रथा दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशंट इंडिया, और ये जाति प्रथा देखो प्राचीन काल में नहीं थी, यानी वर्तमान समाज में भी जाति प्रथा बहुत है और पहले भी थी, लेकिन प्राचीन काल में नहीं थी। प्राचीन काल में कोई जाति प्रथा ऐसी नहीं थी, कर्म के आधार पर जातियां निर्धारित होती थी। हमारे यहाँ भगवत गीता की रचना भी एक शूद्र करता है, और तुम लोग रामायण भी देखोगे तो भाई केवट, वो सबरी शूद्र थी, उनके हाथ उनका जूठा बेर भगवान श्री राम राजा होकर खा रहे हैं, और जब वो लोग गुरुकुल जा रहे हैं तो शूद्र, वो जो केवट है, वो एक साथ पढ़े श्री राम के। तो ये सब देखो कि प्राचीन काल में जाति प्रथा भी नहीं थी। जब हम गुलाम हुए, विदेशी आक्रमणकारी आए, लुटेरे आए, हत्यारे बलात्कारी आए, तो ये सारी कुरीतियां हमारे समाज में धीरे धीरे आ गई और बाद में वो रूढ़ हो गई, तो उनसे ढेर सारी जटिलताएं उत्पन्न हुई। तो कहते हैं कि उन्हें इस कास्ट सिस्टम से उन्हें चिढ़ थी, दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशंट इंडिया, जो प्राचीन भारत में नहीं मिलती, वर ऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, एक्सट्रीम मतलब कि एकदम अत्यधिक मात्रा में ये विरोधाभास मिलता है कि प्राचीन काल में नहीं था, बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में कठोरता से लोग जातियों का पालन करते थे। एंड ओड मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म दैन टू एनीथिंग इंडियन। तो 19th सेंचुरी में जो लिबरलिज्म चला पश्चिमी देशों में, लिबरलिज्म एक विचार आया कि हर कोई मनुष्य बराबर है, ऐसा ये हर जगह था। जाति प्रथा अलग अलग रूपों में हर जगह है, हर जगह थी भी। वहाँ भी ब्लैक एंड व्हाइट का मामला चला था, ब्लैक्स को खरीदा बेचा जाता था बिल्कुल गुलामों की तरह। वहाँ तो दास प्रथा थी और भी बुरी हालत थी, और हर धर्म में भी है। इस्लाम में भी बहुत सारे शिया, सुन्नी, बरेलवी, हनफी, ऐसे हजार, उसमें भी सैकड़ों जातियाँ हैं। तो ये हर जगह है ये जाति प्रथा, लेकिन प्राचीन काल में हिंदू धर्म में नहीं था, कर्म पे आधारित था, ऐसा कई जगह मिलता भी है प्रमाण। तो वो कह रहे हैं कि ये जो इनकी सोच थी कि जाति प्रथा से गांधी जी को चिढ़ थी, प्राचीन संस्कृति का पालन करते थे, तो ये विचारधारा पश्चिम से उत्पन्न हुई लिबरलिज्म से, उससे ये प्रेरित थे। इसमें भारतीय कुछ लेना देना नहीं था। His faith in non-violence was, as we have seen, by no means typical of Hinduism. और उनका जो नॉन वायलेंस पे जो विश्वास था, अहिंसा पे जो विश्वास था, वो भी कह रहे हैं कि इसका भी कोई हिंदुइज्म से नहीं लेना देना था। क्यों? क्योंकि हिज प्रेडिसेसर इन रिवोल्ट, द एबल मराठा ब्राह्मण विजय तिलक एंड गांधीज इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट। अब उनके गुरु जो मराठा ब्राह्मण थे, बाल गंगाधर तिलक गांधी से पहले के नेता थे, गांधी जी से, और ये बड़े लोकप्रिय नेता थे।
गांधी जी ने इनके अंडर में काम किया। तो ये भी, और गांधी जी के भी एक लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट मतलब इसको पढ़ेंगे हम लोग, प्रोनाउंसिएशन करते हैं लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट बोलेंगे। और देखो स्पेलिंग इसकी थोड़ी कठिन है, याद कर लेना। ऐसे ढेरों शब्द अंग्रेजी के होते हैं, स्पेलिंग कुछ और होता है, पढ़ते कुछ और है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है लेफ्टिनेंट। तो इनके एक लेफ्टिनेंट, एक सैनिक थे सुभाष चंद्र बोस, और ये लोग थे, ये इम्पेशेंट थे, यानी काफ़ी अधैर्य थे, बहुत ये कंट्रोल नहीं कर पाते थे क्रोध को या उससे। तो ये लोग वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट, इस मामले में बिल्कुल विरोधी थे। गांधी जी अहिंसा और ये लोग हिंसा में विश्वास करते थे। सुभाष चंद्र बोस तो सीधे कहते थे भाई कि हम पागलों से, और ये हमें जब लेना हम छीन के लेंगे सत्ता अंग्रेजों से, हम प्रेम से, ऐसा नहीं कि हम हाथ जोड़ते रहें, गलती मानते रहे और हमें आज़ादी मिलेगी। जबकि ये लोग भी हिंदू थे, तो ये लोग हिंसा में विश्वास करते थे, गांधी जी नहीं करते थे। फॉर गांधीज पैसिफिज्म वी मस्ट लुक टू द सरमन ऑन द माउंट एंड टू टॉलस्टॉय। सरमन ऑन द माउंट, ये देखो एक रचना है इंग्लिश की, फिलॉसफिक रचना है। तो गांधी जी की जो अहिंसावाद था, ये कहते हैं वहीं से कहीं ना कहीं प्रेरित है। इसको पढ़ोगे इस रचना को तो उससे समझ में आएगा कि गांधी जी या लियो टॉल्स्टॉय जो राइटर हुए, शायद इनसे। जीसस क्राइस्ट जो बाइबल में उपदेश दिया है, जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी के संस्थापक हैं, फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। इसके पहले वहाँ भी यहूदी थे, फिर जीसस क्राइस्ट ने एक उपदेश दिया है वहाँ पे। तो उस सरमन ऑन द माउंट में मूल बात यह है कि जो मीक होंगे, मीक यानी जो निरीह, उन्हीं को अंत में मुक्ति मिलेगी, ईश्वर उन्हें ही बड़ा प्रेम करता है। इससे गांधी जी बड़े प्रभावित थे, ऐसा ये राइटर मानते हैं। और लियो टॉल्स्टॉय भी बहुत बड़े वो हुए हैं साहित्यकार, इनकी विचारधारा से वो प्रभावित थे। His championing of women's right is also the result of Western influence। और अब भाई वो चैंपियन बन गए विमेन राइट, यानी महिला अधिकारों की बात करते हैं, तो ये भी कह रहे हैं कि ये पश्चिमी प्रभाव ही है, पश्चिमी देशों का ही प्रभाव है कि महिला अधिकारों की वो बात करते हैं, इतने बड़े पैमानों पे उठा रहे हैं। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट ही वॉज ऑलवेज रादर एन इनोवेटर दैन अ कंजर्वेटिव। और सामाजिक प्रसंग की बात की जाए तो वो इनोवेटिव, नए नए विचारधाराओं को सामने लाते थे, समाज में रखते थे। कंजर्वेटिव यानी पुरानी विचारधाराओं को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं चलते थे। दो सम ऑफ हिज कोलीग्स thought his program of limited social reform too slow, he succeeded in shifting the whole emphasis of Hindu thought towards a popular and equalitarian social order in place of the hierarchy of class and caste। उनके कई साथी, कोलीग्स जो साथ काम करते थे, वो लोग ये सोचते थे कि जो वो प्रोग्राम चला रहे हैं, समाज सुधार के जो कार्यक्रम तमाम चलते थे उस समय, स्वतंत्रता के पहले या स्वतंत्रता के दौरान, तो लोग ये मानते थे कि बहुत धीमे हैं सुधार, सोशल रिफॉर्म बहुत धीमी गति से हो रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई यह है कि ही सक्सीडेड इन शिफ्टिंग द होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट। जो पूरा भारतीय विचारधारा, जो कि काफ़ी रूढ़ियों में जकड़ गई, काफ़ी कठोर इन रूढ़ियों को मानने लगी, गलत परंपराएं आ गई, तो इसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया। इसको हटाकर एक लोकप्रिय इक्विलिटेरियन यानी बराबरी सोशल ऑर्डर, समाज में एक ऐसा क्रम कि जहां सब एक समान, एक बराबर, ऐसा हुआ। इन प्लेस ऑफ हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट, तो वर्ग और जाति के रूप में जो विभाजन था, उसके आधार पे एक बराबरी का धीरे धीरे हिंदू विचारधारा आ गई और सभी लोगों को एक दूसरे को एक बराबर मानने लगे। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मेनी लेस वेल नोन 19th century reformers, Gandhi and his followers of the Indian National Congress have given new orientation and new life to Hindu culture after centuries of stagnation। ढेर सारे काम हुए और भी गांधी जी के बाद, जो लेस वेल नोन, बहुत नहीं जाने गए, बहुत बड़े पैमाने पे जिन व्यक्तियों का नाम नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने भी बहुत समाज सुधार का कार्य किया। स्पेशली हिंदू सोच को बदला भारतीय का। तो 19th सेंचुरी में ये हुआ, जो रिफॉर्मर्स हुए, समाज सुधारक हुए। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी बनी थी उस समय, वो उनके मानने वाले और लोग। तो न्यू ओरिएंटेशन एंड न्यू लाइफ टू हिंदू कल्चर, भारतीय संस्कृति को एक नई विचारधारा, नई दिशा देने का काम किया। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन, सैकड़ों सालों के बिल्कुल रुक सी गई थी हमारी संस्कृति का विकास, रुक गया था, बाधित हो गया था, हम गुलाम हुए, फिर ढेर सारी बुराइयां आती चली गई थी संस्कृतियों में, तो इन चीजों को बदला गया था। तो हम यहाँ तक इस पार्ट में रखते हैं, फिर अगला पार्ट हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। इसमें एक चीज़ समझो कि देखो, यहाँ जाति की बात हो रही है या क्रम की बात हो रही है, किसी भी सोसाइटी में आज ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तुम लोग अब किशोरावस्था में हो, जल्दी ही युवा होगे,
तमाम बातें ऐसी आती हैं। जाति तो आज किसी से कोई पूछता नहीं, भाई ट्रेन में बैठ रहे हो कि तुम किस जाति के हो, या होटल में खाने जाते हो हम किस जाति के हैं, फिल्म देखने जा रहे हो या कहीं घूमने जा रहे हो, हम किसी से नहीं पूछते कि किस जाति के हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिस्टम, जहां तक मैं समझ रहा हूं, ये और जटिल होता जा रहा है। आज किसी भी जाति का, चाहे वो किसी भी छोटी जाति का, बड़ी जाति का, पिछड़ी जाति का हो, आरक्षण ने और जहर घोल दिया है जाति प्रथा में। और उसी जाति का, तुम्हारे अपनी जाति का व्यक्ति अगर वो बड़ा हो गया है, तो आप किसी कारण से उसके पास पैसे आ गए, पद आ गई, प्रतिष्ठा आ गई, तो वो अपनी ही जाति के बाकी लोगों को अछूतों की तरह व्यवहार करता है। ये बहुत सामान्य सी बात है, इसको मैंने समाज में बहुत कायदे से देखा है। और समाज शास्त्र को जहां तक मैंने समझा है और जाना है, मानव स्वभाव को, तो किसी ना किसी तरह असमानता तो रहेगी। एक बराबर हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते, चाहे पैसे का, पद का, सब कुछ रहे। ऐसे देखो, कोई नेता आ गया, कोई अधिकारी आ गया, सब पागलों की तरह उसके पीछे घूमते हैं। कोई नेता आ गया, जबकि है बिल्कुल वो भी मनुष्य ही। तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। तुम अपने गांव में आसपास ही निगाह दौड़ाओ, अपनी अपनी जाति में ही देख लो तुम। अगर कोई बड़ा आदमी है, यहाँ तक तुम गांव में छोड़ो, अपने तुम रिश्तेदारी में, अपने बिल्कुल परिवार में ही देखो, अगर कोई बड़ा आदमी है तो वो बाकी जो गरीब है, बहुत कुचला हुआ है, दबा हुआ है, उससे बिल्कुल अछूतों सा व्यवहार होता है। ये एक सामान्य ह्यूमन नेचर है और ये बढ़ता ही जा रहा है, अलग अलग रूप में हमेशा रहा है। इक्वल सब हो ही नहीं सकते, ये असंभव है। किसी भी मानव समाज में ये बिल्कुल असंभव है, कभी भी इक्वल नहीं होंगे। किसी ना किसी तरीके से ये रहेगा, ऊंचा नीचा का क्रम ये बना रहेगा। ये हायरार्की है सिंपल, ये नष्ट नहीं हो सकती किसी भी तरीके से। जाति आज भले नहीं पूछेंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से ये रहेगा। तो ठीक है, इसको तुम लोग यहाँ तक पढ़ लो अच्छी तरह से, फिर हम इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।